हेलो गाइस, आज हम कुछ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के बारे में जानेंगे। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। उसमें से एक आज प्रोसेस हम डिस्क्राइब एंड हम जानने जा रहे हैं, जो है कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अभी आइसोबारिक प्रोसेस होता कैसे है, क्या होता है, ये हम जानेंगे आज देखते हैं। चलो हम इसको जानते हैं थोड़ा सा, क्या होता है इसके बारे में। तो आइसोथर्मल आइसोकोरिक जो प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम में, वो कब होता है, जब मैं किसी भी गैस को हीट करूंगा कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। जब मैं किसी गैस को हीट करूंगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो क्या क्या उसका फिनोमेना चेंज होगा। फर्स्ट वन, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सेकंड वन क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मेरा वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नो वर्क डन बाय द गैस, गैस के द्वारा कोई भी कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है क्योंकि ऑल हीट सप्लाई टू गैस स्टोर्ड एज अ इनिशियल एनर्जी, सारी की सारी जो हमने हीट सप्लाई की थी वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो गई है, इसलिए हमारा ये यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी हमारा वर्क डन नहीं होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हमारा वर्क डन 0 होगा, ठीक है। तो आज हम कांस्टेंट वॉल्यूम के कुछ 4 पैरामीटर करेंगे, जो वर्क डन है और हमारा इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड एंड हमारा एंथैल्पी क्या क्या होती है वो हम डिस्क्राइब करेंगे एज ए डेरिवेशन के हिसाब से, ठीक है। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, हम m kg गैस को हीट कराएंगे इनिशियल टेम्परेचर T1 पे और फाइनल टेम्परेचर T2 पर। तो उससे पहले एक बार हम लोग पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं इसके बारे में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हमारा जो पीवी डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मेरा पीवी डायग्राम डिनोट किया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वॉल्यूम को एंड द वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है मेरे प्रेशर को। तो जब मैंने बात की भाई कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में तो मेरे प्रेशर के मेरा ये हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर एक लाइन जो मैंने प्रोसेस 1 से 2 ये डिफाइन की है, ये परपेंडिकुलर होगी, जिससे ये शो हो रहा है कि मेरा वॉल्यूम मेरा 1 से 2 कांस्टेंट है, बट मेरा प्रेशर P1 1 पॉइंट पे P1 है एंड 2 पॉइंट पे मेरा P2 प्रेशर है। बट V1 इज इक्वल टू V2 है मेरा। याद देखिए इस फिगर के अंदर आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि मेरा वॉल्यूम मेरा बिल्कुल कांस्टेंट हो रहा है। बट टीएस में देखेंगे, अपन टीएस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो सेम टीएस का है, ये टेम्परेचर की लाइन है मेरी, जो वर्टिकल लाइन है वो टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रही है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एंट्रोपी की रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस केस के अंदर जो मेरा प्रोसेस हो रहा है 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है, मेरा 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर ये दिख रहा है कि टेम्परेचर T1 से T2 इंक्रीज हो रहा है एंड देन आल्सो एंट्रोपी भी आल्सो विल इंक्रीज। तो S1 से S2 मेरी एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। दीज आर द प्रेशर लाइंस, प्रेशर लाइन। तो हमने यहाँ पे भी यही देखा था कि भाई मेरा प्रेशर और टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, बोथ द इंक्रीज। सो मेरा डायग्राम के अंदर भी मेरा ये शो हो रहा है कि भाई मेरा प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके चारों जो ये फैक्टर है वो हम देखेंगे आज। इसके वर्क डन देखेंगे क्या होता है, इंटरनल एनर्जी देखेंगे क्या होती है, हीट सप्लाई देखेंगे क्या होता है और एंथैल्पी होती है। तो हम आज इसका ना वर्क डन स्टार्ट करते हैं। वर्क डन क्या होता है इसका, तो गाइस हम लोग यहाँ वर्क डन निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग वर्क डन निकालने से पहले एक बार हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप क्या होते हैं वो देख लेते हैं गाइस, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए गाइस। तो हम एक बार क्या, यहाँ पे मैं एक बार रिलेशनशिप देखूंगा, रिलेशनशिप इस पे अमोंग पीवीटी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है। तो फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन क्या कहती है मेरी, ये कहती है कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड T2। अब यहाँ पे हमें ये पता है, मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो ड्यू टू कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, मेरा V1 इज इक्वल टू V2 होगा। तो जब मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो रिलेशन क्या बचेगा मेरे पास, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 बटे T2, ठीक है गाइस। ये मेरा रिलेशन बचा। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ये रिलेशन को हम ये बोलते हैं गे लॉजिक लॉ। ये इन्होंने दिया था, ये एक साइंटिस्ट इन्होंने ये मेरा एक्सप्रेशन दिया था कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर, मेरा P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 बाई Q2 होगा। गे लॉजिक लॉ में इन्होंने ये मेरा ये क्या एक एक्सप्रेशन दिया था, ठीक है गाइस। चलो गाइस हम अपने वर्क डन देखते हैं, वर्क डन क्या होता है। अब हमने रिलेशनशिप समझ लिया, पीवीटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। अब हम वर्क डन देखते हैं, वर्क डन होता क्या है। तो गाइस वी नो दैट हम जानते हैं
कि चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू डीवी के इक्वल होता है, ठीक है। चेंज इन वर्क डन किसका होता है, पी इंटू डीवी, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या है, वर्क डन होता है। तो अब मुझे प्रोसेस 1 से 2 के लिए वर्क डन निकालना है, प्रोसेस 1 से 2 के लिए निकालना है, तो मुझे 1 के लिए 2 के लिए नहीं, प्रोसेस के निकालना है। जब मैं पूरे होल प्रोसेस का हम कभी भी कुछ वर्क डन निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं अभी यहाँ क्या करूँगा, एक इंटीग्रेशन करूँगा। इंटीग्रेशन करूँगा किससे, 1 से 2 प्रोसेस का। किसका करूँगा मैं, वर्क डन इसका इंटीग्रेशन करूँगा। एंड सेम यहाँ भी 1 से 2 प्रोसेस के लिए इसका भी इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू 1 से 2 ले लो, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करूंगा, तो पी तो मेरा कांस्टेंट है, पी तो मेरा बाहर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डीवी का, ये हो जाएगा v2 माइनस v1। अब गाइस हम यहाँ से ये अच्छे से जानते हैं कि मेरा v1 इज इक्वल टू v2 होता है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, v1 इक्वल टू v2 होता है, तो ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा। ये जब 0 हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हमेशा 0 हो जाएगा। तो ये याद रखना कि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, आइसोबर के केस में मेरा वर्क डन मेरा 0 होता है, ठीक है गाइस। गाइस तो हमने अभी वर्क डन देखा, अब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है मेरी, तो गाइस यार हम ये भी जानते हैं कि भैया वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि मेरी इंटरनल एनर्जी होती क्या है। इंटरनल एनर्जी मेरी होती है तुम्हारा डी यू इज इक्वल टू मेरा क्या होता है इंटरनल एनर्जी केस में। इंटरनल एनर्जी केस अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी बी और डी टी, ठीक है गाइस। ये हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कि भैया डी इक्वल टू एम सी बी डी टी होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी अब मुझे पूरे प्रोसेस का जानना है कि पूरे प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी मेरी हुई थी, कितनी हमने दी थी, तो इसके अंदर कितना स्टोर होगा। तो वो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे सेम इसका, जैसे हमने वर्क डन के लिए किया था। 1 से 2 प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन करूंगा मैं, डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 प्रोसेस एम सी बी और डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया, तो डी यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे गाइस, u2 माइनस u1, सिंपल इंटीग्रेशन है। अब इस केस में क्या होगा, m तो mcb तो मेरा कांस्टेंट है, तो 12 आ जाएगा, और इसका dt का क्या होगा, t2 माइनस t1, सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे u2 माइनस g1 की चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। इसको मैं सिंपली फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मैं u भी लिख सकता हूँ, u पे लिखूंगा तब भी मेरा सही है, और ये फॉर्म लिखूंगा तब भी मेरा सही है। u इज इक्वल टू mcb t2 माइनस t1। गाइस ये मेरी इंटरनल एनर्जी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और याद रखना, जो मेरा ये CV होता है, ये CV मेरा गाइस स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके गाइस। ये यहाँ पे ये होता है हमारा। तो ये हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी देख लिया। इसके बाद हम हीट सप्लाई देखेंगे गाइस, क्या होता है गाइस। अब हम हीट सप्लाई देखने वाले हैं कि हीट सप्लाई क्या होता है, ठीक है गाइस। तो हीट सप्लाई के केस में क्या होता है, मेरा ये भी मेरे डीएच के फॉर्म में होता है। डीएच के फॉर्म में होता है, तो क्या होता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, वर्क द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस के चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है मेरा हीट सप्लाई। जितनी हीट सप्लाई की है वो मेरे किसके बराबर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस मेरा वर्क डन, जो वर्क डन होगा उसके बराबर। अब मैं गाइस मैं केवल अब पूरे प्रोसेस की बात करूंगा, सेम यहाँ पे भी हीट जो सप्लाई हुई है पूरे प्रोसेस में 1 से 2 प्रोसेस के अंदर कितनी हीट सप्लाई की थी उसकी बात करूंगा। तो यहाँ पे भी सेम मेरा इंटीग्रेशन होगा, जो और प्रोसेस के अंदर करता रहा हूँ मैं, 1 से 2 प्रोसेस एंड देन डी क्यू है गाइस, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 डी यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 डी डब्ल्यू। अब गाइस हम एक चीज जानते हैं, यहाँ पे पहले मैं इसका इंटीग्रेशन तो करूंगा ही, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन करते तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन होगा q 1 से 2 इज इक्वल टू डी यू का क्या हो जाएगा मेरा, इसका हो जाएगा u2 माइनस u1 प्लस। अब गाइस अभी हमने देखा था कि हमारा वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम केस में क्या होता है, 0, क्या होता है 0, जो हम निकाल चुके वर्क डन। तो यहाँ पे मैं क्या है 0 पुट कर दूंगा, 0 पुट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप q 1 से 2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1 क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अभी हमने क्या निकाली थी, ये निकाली थी हमने mcb t2 माइनस t1, ठीक है गाइस, ये निकाली थी। तो यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, जो हीट सप्लाई हो रही है वो मेरी इंटरनल एनर्जी के बराबर हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दोनों के सेम फॉर्मूला आ रहे हैं मेरे।
Q इजिकल टू MCV T2 माइनस T1 और वहाँ भी मेरा T2 माइनस T1 हो रहा था। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे ये लास्ट हमारा एंथैल्पी, उसको एक देखेंगे हमारा एंथैल्पी क्या होती है। ठीक हो गया गाइस। तो गाइस हम यहाँ पे एंथैल्पी निकालने वाले हैं, इसकी एंथैल्पी देखनी है। तो एंथैल्पी भी सेम हमारी डीएच के फॉर्म में होगी। तो एंथैल्पी इजिकल टू क्या होता है मेरा, एंथैल्पी इजिकल टू DH इजिकल टू DU प्लस डेल P इंटू PV होता है। ठीक है गाइस, डी मैं यहाँ पे डेल भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे डी भी कर सकता हूँ, कोई नहीं, दोनों की एक ही बात होती है। जो अपना यहाँ पे क्या है हमारा डिफरेंशिएट होना है वही। तो मैंने अब यहाँ पे ये जो वर्क डन है, ये मेरा गाइस क्या है, ये वर्क डन है मेरा। ये वर्क डन मैंने डेरिवेटिव फॉर्म में लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों ही ले रहा हूँ। ना मैं एक प्रोसेस के लिए निकाल रहा हूँ, ना मैं दो के लिए निकाल रहा हूँ, मैं पूरे के लिए निकाल रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्क डन P इंटू V फॉर्म में लिया है। ठीक है गाइस, तो सेम मैं औरों की तरह ही मैं पूरे प्रोसेस के लिए इन सब का इंटीग्रेशन कर दूंगा। प्रोसेस 1 से 2 लेंगे तो DH, ठीक है, इजिकल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 DU प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DPV 1 से 2। ओके गाइस, इसका इंटीग्रेशन कर लो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, H2 माइनस H1, इसका क्या होगा U2 माइनस U1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये क्या है P और V, PV का क्या होगा मेरा, PV का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1, यही होगा इसका इंटीग्रेशन। PV है दोनों का, अगर लिमिट लगा दूंगा तो दोनों यही फॉर्म होगा। अच्छा गाइस, एक चीज और देख लेते हैं हम इससे पहले, यहाँ पे करने से पहले, कि मैं गाइस एक चीज बताना चाहता हूँ। ये हम एक जानते हैं इक्वेशन कि PV बराबर MRT होता है मेरा। P बराबर क्या होता है, MRT होता है। तो यहाँ पे मैं क्या ये नहीं लिख सकता क्या, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 और P2 V2 इज इक्वल टू MRT2 लिख सकता हूँ ना, कोई इशू, आराम से ये चीज मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस के यहाँ पे क्या रख दूंगा, ये MRT2 माइनस MRT1। ओके गाइस, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, ये मेरी क्या इंटरनल क्या होती है मेरी, MCV T2 माइनस T1 होती है ना, पता है ना आपको, भी निकाला हमने। प्लस के यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से MR कॉमन ले लिया, तो मेरे अंदर क्या बचा, T2 माइनस के T1। ओके गाइस, अब गाइस मैं एक रिलेशन और जानता हूँ फ्रॉम मेयर फॉर्मूला, क्या जानता हूँ मैं, कि CB मैं जानता हूँ CP माइनस CB इज इक्वल टू R होता है। ओके गाइस, क्या होता है मेरा, CP माइनस CB इज इक्वल टू R होता है। अब ये R की वैल्यू मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, R की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी है मुझे। तो यहाँ पे मैं यहाँ से कर रहा हूँ, हमारा क्या है ये MCB, ठीक है, MCB और T2 माइनस T1, ठीक है। अब मेरा बच क्या रहा था, M और R की जगह पे ये रखना है मुझे। तो M तो मेरा ये रहा M, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है मेरा CP माइनस CB प्लस CB, CB से CB कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से मैंने टोटल में से क्या M, ये सॉरी CB तो इधर चला गया मेरा, तो यहाँ से बचा क्या मेरा CP, तो MCP T2 माइनस T1, ये मेरा कॉमन लेने के बाद ये आ गया। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है मेरा एंथैल्पी H2 माइनस H1 इज इक्वल टू MCP T2 माइनस T1। गाइस क्लियर है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन था, उसके अंदर कुछ नहीं, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन हमने की है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हमें बहुत टिपिकली से कि नहीं ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा टिपिकल था, कुछ भी ऐसा नहीं है गाइस, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो हमने की है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।